रतन टाटा के निधन के बाद उनकी जिंदगी से जुड़े हर पहलू को लोग जानना चाहते हैं। सबसे ज्यादा रुचि लोगों में रतन टाटा की निजी जिंदगी से जुड़ी बातों को जानने में है। 86 साल में दुनिया को अलविदा कहने वाले रतन टाटा ने शादी नहीं की थी और ना ही किसी संतान को गोद लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रतन टाटा की जिंदगी में प्यार की कमी थी या वो कभी शादी ही नहीं करना चाहते थे। रतन टाटा ने खुद कई इंटरव्यूज में कहा था कि उनकी पूरी जिंदगी में 3 से 4 बार ऐसा वक्त आया जब उन्होंने शादी करने का मन बना लिया था, लेकिन बार बार वह किसी न किसी कारण या किसी वजह से पूरा नहीं हो पाता था। रतन टाटा की प्रेम कहानी भी अधूरी रह गई थी। रतन टाटा ने खुद 2020 में दिए एक इंटरव्यू में अपनी पहली और अधूरी प्रेम कहानी की दास्तां बयां की थी, जहां उन्होंने बताया था कि कैसे उन्हें एक लॉस एंजलिस की लड़की से प्यार हुआ था और वह उसको शादी करके भारत लाना चाहते थे, लेकिन उनकी पहला प्यार मुकम्मल नहीं हो पाया। रतन टाटा ने शादी नहीं की थी। सोशल मीडिया से लेकर अखबारों, टीवी पर उनकी लव लाइफ के बारे में काफी कुछ लिखा जाता रहा है। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को दिए इंटरव्यू में रतन टाटा ने खुद बताया था कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की थी। रतन टाटा ने इस इंटरव्यू में कहा था, मेरा बचपन खुशहाल था, लेकिन जैसे जैसे मैं और मेरा भाई बड़े होते गए, हमें अपने माता पिता के तलाक के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जो उन दिनों आम बात नहीं थी, लेकिन मेरी दादी ने हमें हर तरह से संभाला। इसके तुरंत बाद जब मेरी माँ ने दोबारा शादी की तो स्कूल के लड़के हमारे बारे में तरह तरह की बातें करने लगे, हमें चिढ़ाने लगे और बुली करने लगे, लेकिन हमारी दादी ने हमें हर कीमत पर शांत और सौम्य बने रहने के लिए कहा। ये एक ऐसी सीख थी जो हमेशा हमारे साथ रही। रतन टाटा ने कहा था, मुझे याद है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वह मेरे भाई और मुझे गर्मियों की छुट्टियों को लेकर लंदन चली गई थी। वह हमसे कहती थी कि अपनी बात को रखो मगर विनम्रता से। यही बात हमारे दिमाग में बैठ गई। मेरी दादी हमेशा हमारे लिए खड़ी होती थी। हमारे बचपन में उन्होंने ही हमें संभाला था। अब यह कहना मुश्किल है कि कौन सही है या कौन गलत। मैं वायलिन बजाना सीखना चाहता था। मेरे पिता पियानो बजाने पर जोर देते थे। मैं अमेरिका में कॉलेज जाना चाहता था। उन्होंने ब्रिटेन जाने पर जोर दिया। मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता था। उन्होंने मुझे इंजीनियर बनने पर जोर दिया। अगर मेरी दादी ना होती तो मैं अमेरिका में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच पाता। यह उनकी वजह से ही था कि भले ही मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया था, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई बदल ली थी और आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की। मेरे पिता परेशान थे और काफी हद तक नाराजगी भी थी, लेकिन मैं आखिरकार कॉलेज में जाकर अपने फैसले खुद लेने लगा। मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति बन गया था और यह मेरी दादी ही थी जिन्होंने मुझे सिखाया कि अपने लिए बोलने का साहस रखो, लेकिन नर्म और सम्मानजनक तरीके से। रतन टाटा ने कहा था, कॉलेज के बाद मुझे एलए यानी लॉस एंजलिस में एक आर्किटेक्चर फर्म में नौकरी मिल गई, जहां मैंने 2 साल तक काम किया। यह एक शानदार समय था। वहां का मौसम सुंदर था। मेरे पास अपनी कार थी और मुझे अपनी नौकरी भी बहुत ज्यादा पसंद थी। एलए में ही मुझे प्यार हुआ और मैं लगभग शादी करने ही वाला था, लेकिन उस दौरान मैंने भारत जाने का फैसला किया क्योंकि मेरी दादी उस वक्त भारत में थी। मैं अपनी दादी से कई सालों से दूर था और वह पिछले 7 सालों से बहुत बीमार भी चल रही थी। मैं भारत में रहकर उनकी सेवा करना चाहता था, इसीलिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया और उसको अपनी योजना बताई। मैंने सोचा कि जिससे मैं शादी करना चाहता हूं वह मेरे साथ भारत आएगी, लेकिन 1962 के भारतीय चीन युद्ध के कारण उसके माता पिता ने उसे मेरे साथ भारत आने की अनुमति नहीं दी और मेरा रिश्ता टूट गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि रतन टाटा की जिंदगी का ये पहला या फिर आखिरी प्यार था।
रतन टाटा ने खुद कई बार कहा कि उनकी जिंदगी में कई ऐसे मौके आए जब वे प्यार में पड़े थे, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। सिमी गरेवाल ने साल 2011 में एक इंटरव्यू में कहा था कि वे रतन टाटा के साथ रिलेशनशिप में रही थी। एक्ट्रेस की माने तो रतन टाटा परफेक्ट इंसान थे। वे मजाकिया थे, आधुनिक सोच वाले थे और जेंटलमैन थे। वे पैसों के लिए काम नहीं करते थे, फिर भी उनका रोमांस शादी तक नहीं पहुंच पाया। वे दोनों करीबी दोस्त बने रहे, मगर रतन टाटा की जिंदगी में सिर्फ सिमी गरेवाल ही नहीं थी। रतन टाटा ने आगे कहा कि भारत आने के बाद मैंने अपनी दादी के साथ कुछ समय बिताया। मैं अपने कुत्ते के साथ दौड़ता था, उनकी कार के साथ चलता था और हम लंबी बातें करते थे। मुझे खुशी है कि दादी के जाने से पहले मुझे उनके साथ वह समय बिताने का मौका मिला, क्योंकि उसके ठीक बाद मैं टाटा मोटर्स के नाम से जाने जाने वाली कंपनी में इंटर्नशिप के लिए जमशेदपुर चला गया था। मगर ये समय की बर्बादी थी। मुझे एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजा जाता था। मुझे परिवार का सदस्य ही समझा जा गया, इसीलिए किसी ने मुझे नहीं बताया कि मुझे क्या करना है। लेकिन मैंने 6 महीने उपयोगी बनने की कोशिश में बिताए। टाटा स्टील में जाने के बाद ही मुझे खास काम मिला और मेरा काम दिलचस्प होता गया। मैंने फ्लोर से शुरुआत की और वहां काम करने वालों की दुर्दशा को वास्तव में समझा। इसीलिए सालों बाद जब हमने टाटा स्टील का आकार 78,000 से घटाकर 40,000 कर दिया, तो हमने रिटायरमेंट तक उन्हें उनका मौजूदा वेतन देना सुनिश्चित किया। जो हमारी सेवा करते हैं, उनकी सेवा करना हमारे डीएनए में है। रतन टाटा ने आगे कहा, जब मैंने जमशेदपुर में 6 साल पूरे किए, तब तक आर्किटेक्चर एक शौक बन चुका था। मुझे अपनी माँ के लिए घर डिजाइन करने में मजा आता था लेकिन इसके अलावा मेरे जीवन व्यवसाय के लिए समर्पित था। 1991 में जेआरडी ने टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। पहले तो कोई आलोचना नहीं हुई, लेकिन जब उन्होंने टाटा सन्स से इस्तीफा दिया तो तीखी आलोचना हुई। इस पद के लिए अन्य उम्मीदवार भी थे जो उनके गलत निर्णय के बारे में मुनकर थे। मैं पहले भी इससे गुजर चुका था, इसलिए मैंने वही किया जो मैं सबसे बेहतर जानता था। इसलिए मैं चुप्पी बनाए रखी और खुद को साबित करने पर ध्यान दिया। रतन टाटा ने कहा, आलोचना व्यक्तिगत थी। जेआरडी को भाई भतीजावाद और मुझे गलत विकल्प के रूप के तौर पर देखा गया था। मैं जांच के दायरे में था, लेकिन मैंने फ्योर पर जो समय बिताया वह मेरे लिए एक बड़ा प्लस था। कुल मिलाकर यह एक बड़ा कदम था। मुझे याद है कि जब मुझे अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो मैं जेआरडी के साथ उनके कार्यालय गया, जहां उन्होंने अपने परिचय से कहा कि उन्हें बाहर जाना है। मैंने कहा, नहीं जे, बाहर मत जाओ, जब तक तुम चाहो, यह तुम्हारा ऑफिस है। उन्होंने कहा, तुम कहाँ बैठोगे? मैंने कहा, जहाँ मैं आज बैठा हूँ। मेरा ऑफिस हॉल के नीचे है और यही ठीक है। मैं भाग्यशाली था कि वह मेरे साथ थे। वह मेरे सबसे बड़े गुरु थे और जब तक वह जीवित थे मैं उनके ऑफिस में जाता था और कहता था, जे काश यह 10 साल पहले हुआ होता। हमारे बीच बहुत बढ़िया रिश्ता है। वह मेरे लिए एक पिता और एक भाई की तरह थे और इसके बारे में जितना मैं कहूँ कम है। रतन टाटा पारसी समुदाय से आते थे। हालांकि पारसी समुदाय में टाटा कोई सरनेम नहीं है। ऐसे में कई लोगों के लिए यह जानना दिलचस्प हो सकता है कि आखिर उनका सरनेम टाटा कैसे पड़ा। इसका जवाब जानने के लिए सबसे पहले रतन टाटा की वंशावली के बारे में जानना जरूरी है। रतन टाटा के वंश की शुरुआत नुसरवानजी टाटा से मानी जाती है। इन्हें टाटा परिवार का कुलपति कहा जाता है। टाटा के वंश की शुरुआत यहीं से होती है। वो एक पारसी पुजारी थे। उन्हें दस्तूर कहा जाता है। जैसे हिंदुओं में पूजा पाठ करने वालों को ब्राह्मण कहा जाता है, वैसे ही पारसी में पूजा पाठ करने वालों को दस्तूर कहा जाता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष केरसी कैक्शरू देवू ने मनी कंट्रोल के पॉडकास्ट संवाद में बताया
कि जमशेद जी टाटा के पूर्वज दस्तूर परिवार से आते थे। ये पारसियों में पुजारी वर्ग होता है। नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर कन्वेंजर्स ब्रिजेश कुमार सिंह के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि नुसरबान जी टाटा के बेटे जमशेद जी अपने पिता के मुकाबले कुछ बड़ा बिजनेस करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मुंबई का रुख किया। उस दौरान जमशेद जी के पिता ने उन्हें करीब 21,000 रुपए कारोबार करने के लिए दिए थे। केसी केशरू देवू ने बताया कि जमशेद जी के पिता बेहद गर्म मिजाज के थे, यानी हाई टेम्पर वाले। गर्म मिजाज वालों को गुजराती में टाटा कहा जाता है, इसीलिए लोग उन्हें टाटा कहकर बुलाने लगे। बाद में यही टाटा नाम सरनेम पड़ गया। अब पूरी दुनिया दस्तूर की बजाय उन्हें टाटा सरनेम से जानती है। कहा जाता है कि पारसी समुदाय में परोपकार करना उनके डीएनए में है। शायद यही वजह है कि ज्यादा पारसी समुदाय के लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा परोपकार में लगाते हैं। टाटा का सिंबल भी कुछ यही कहता है। केसी केशरू देवू ने बताया कि टाटा के सिंबल में लिखा है हुमुंडा हुक्ता हावस्त्रम, जिसका मतलब सद्वचन, सदाचार और अच्छा आचरण होता है। केसी केशरू देवू ने बताया कि साल 1122 में पारसी समुदाय के कुछ लोग संजन से नवसारी आए। धीरे धीरे नवसारी में पारसी समुदाय की संख्या बढ़ने लगी। यहाँ फायर टेम्पल यानी मंदिर बनाए गए। टावर ऑफ साइलेंस, शवों को अंतिम संस्कार की जगह कहा जाता है, बनाए गए। इस तरह से नवसारी में आकर पारसी समुदाय बन गया। तो ये थी रतन टाटा जी की जीवन की कुछ जरूरी बातें।